कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के पश्चात बड़ी ही ज़ोरों शोर से असहयोग आंदोलन चल पड़ा। महात्मा गांधी ने दो तरह के कार्यक्रमों की घोषणा की थी, एक रचनात्मक कार्यक्रम और दूसरा बहिष्कार कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम में स्वदेशी स्कूल कॉलेजों की स्थापना करना था, तो वहीं बहिष्कार कार्यक्रम में विदेशी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना था। ग्राम पंचायतों की स्थापना करना था, तो दूसरी ओर वकीलों द्वारा कहा गया था कोर्ट कचहरी का बहिष्कार कर देने। इसके पश्चात विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना था, तो रचनात्मक कार्यक्रम में चरखा चलाने की सीख देना था तथा खादी का उपयोग करना था। इस तरह से कार्यक्रम बनाए जाने पर बड़े उत्साह से खास करके विद्यार्थी वर्ग इसमें जुड़ गए। विद्यार्थी वर्ग ने बड़े उत्साह से भाग लिया। भगत सिंह भी बड़े उत्साहित हुए। खादी तो उनके यहाँ प्रयोग होता ही था, अब वे खुलकर के विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करने लगे। उनका एक अंदाज ही अलग था, उनका नारा लगाने का अंदाज अलग था। वो जिस तरीके से बहिष्कार कर रहे थे, सबके नज़रों में आ रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों की एक टोली बनाई, टोली बना करके और सबसे पहले अपने घर से जितने भी विदेशी सामान थे उसको बाहर किया। उसके पश्चात आसपास के जितने भी क्षेत्र थे वहाँ घर घर घूम घूम कर सब विदेशी वस्त्र आदि वस्तुओं को बाहर लाए और उनकी चौक चौराहे पर होली जलाना प्रारंभ किया। इसमें वो बहुत ही उत्साहित नज़र आ रहे थे। वे एक तरह से कहा जाए तो सभी जितने भी विद्यार्थी से थे सबका वो एक तरह से लीडर ही बन चुके थे। उनके नेतृत्व में काफ़ी तेज़ी से बहिष्कार आंदोलन चलना आरंभ हो गया था। उस क्षेत्र के लोग भी यह सोचकर दंग रह जाते थे कि इतने कम उम्र का बच्चा और इतनी तेज़ी से ये आंदोलन को चला रहा है। और देखते ही देखते उनमें एक आत्मविश्वास जगना शुरू हो गया। जैसे लगा कि भगत सिंह को अब कोई नया राह मिल गया है, अंग्रेज़ों को दूर करने का एक उपाय मिल गया है। और उनके साथ जितने भी विद्यार्थी स्कूल छोड़े थे, कॉलेज छोड़े थे, सब जुड़ते चले गए। और ख़ास करके स्कूल छोड़ने वालों की संख्या दिन व दिन बढ़ते ही चली जा रही थी। सप्ताह सप्ताह लाखों हज़ारों की संख्या में बच्चे स्कूल छोड़ने लगे थे। लाखों की संख्या में ये संख्या पहुंच चुकी थी स्कूल छोड़ने वालों की। अपनी पढ़ाई का कोई परवाह नहीं कर रहा था और केवल देश की परवाह में ये लगा हुआ था। भगत सिंह ने खुलकर सबको बोले कि विदेशी स्कूल कॉलेजों को छोड़ दो, हमारी शिक्षा हम भारतीयों द्वारा खुद ही तैयार किया जाएगा। और ऐसा ही हो रहा था। दूसरी ओर कई स्वदेशी विद्यालय की स्थापना की जा रही थी। महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि स्वदेशी विद्यालयों की स्थापना की जाए। स्वदेशी विद्यालय कई तरह के बनाए जा रहे थे, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, कॉलेज में पढ़ने वालों के लिए अलग। इस तरह से जगह जगह इसका निर्माण भी हो रहा था। उसके बाद कोर्ट कचहरी का वकीलों ने बहिष्कार कर दिया था और ग्राम पंचायतों की स्थापना हो गई। सभी लोगों का फैसला अब ग्राम पंचायत में होने लगा। दूसरी ओर सबको चरखा चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था और स्वराज तिलक कोष में दान दिया जा रहा था। सबको प्रशिक्षण देकर और खादी वस्त्र बनाने की तैयारी पूरी कर ली जा रही थी। इस तरह से देखते देखते एक बड़ा आंदोलन चल पड़ा। शुरुआत में तो यह धीमा लग रहा था, लेकिन अब यह एक विशाल आंदोलन बन गया था, जिसमें अब महिलाएं भी भाग लेने लगी थी और शराब के दुकानों के आगे धरना देने लगी थी। इस तरह से असहयोग आंदोलन का अब तो रुख ही बदल गया था। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि सभी स्तब्ध रह गए। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस का जुलूस नियंत्रण खो बैठा। उत्तेजकों ने नारा लगाते हुए प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर पुलिस ने घेर लिया और उस पर लाठियों से प्रहार किया। बौखलाए हुए जितने भी प्रदर्शनकारी थे वे पुलिस की ओर दौड़ पड़े। 21 सिपाही और एक थानेदार अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने उसे
कमरे को ही जला दिया और इस घटना में ये 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इससे जो है महात्मा गांधी इस घटना से बहुत दुखी हुए और कहें कि अभी भारतीय जो है अहिंसात्मक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना ही था, वो आरंभ में ही कह दिए थे आंदोलन शुरू करने से पहले कि सत्य और अहिंसा पर ही जो है हम अंग्रेज़ों पर जीत हासिल कर सकेंगे। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस समिति की बैठक हुई। बैठक में महात्मा गांधी ने कटु शब्दों से इस घटना की निंदा की और आंदोलन स्थगित कर दिया। साथ ही फैसला लिया गया कि देश भर के जो है कांग्रेस 1 करोड़ सदस्य बनाएंगे और वे हर तरह का तैयारी करेंगे। वे स्वयं मरने को तैयार रहेंगे लेकिन किसी को मारेंगे नहीं, किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे और राष्ट्रीय विद्यालय खोला जाएगा और पुनः शिक्षण का कार्य किया जाएगा। इस फैसले से जो है देश भर में इसकी आलोचना होने लगी। आंदोलन रुक जाने के कारण कई लोग क्षुब्ध हो गए। आंदोलन के कारण जेलों में बंद पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने महात्मा गांधी के इस प्रक्रिया की निंदा की और कहा कि यह जो है अचानक रोकना उचित नहीं है। अचानक रोकना एक चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगने के जैसा है, जिसमें जो है सब आपस में चोटिल हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ। विद्यार्थी का एक बड़ा वर्ग जो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, उसमें निराशा भर गई। निराशा इतना भर गई कि उसे अब समझ में नहीं आने लगा कि वो घर के न रहे न घाट के, यानी कि पढ़ाई भी छूट गई, आंदोलन से भी जुड़ गए और आंदोलन भी बंद हो गया। अब वो करे तो क्या करे। इस घटना ने भगत सिंह को तोड़ कर रख दिया, उनके मनोमस्तिष्क को तोड़ कर रख दिया। उन्हें अब वो समझ में नहीं आने लगा कि अब वो करे तो करे क्या। और इस तरह से वो 2 राहें उनके सामने जो है नज़र आने लगी कि अहिंसात्मक का रास्ता अपनाए या हिंसात्मक का रास्ता अपनाए। लेकिन अब तो अहिंसा भी नहीं रहा, हिंसा से भी वो अलग हो गए। आखिर किया क्या जाए। स्कूल भी छूट गया, पढ़ाई भी छूट गई। अब इस उथल पुथल में, मानसिक उथल पुथल के कारण उनके चेहरे पर हमेशा जो है एक दुविधा सी जो है नज़र आने लगी। तब 15 सितंबर 1915 को जो है उन्हें एक जो व्यक्ति थे, उनका नाम कहा जाए करतार सिंह सारवा था, उनका चेहरा उनके सामने जो है आ गया। उन्हें 15 सितंबर 1915 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुनाई थी और इस सज़ा पर करतार सिंह ने कहा था, थैंक यू, आपको धन्यवाद जज साहब। सारवा के एक साथी को आजीवन कारावास मिला था और उसने भी कहा था कि मैं काला पानी नहीं बल्कि फांसी चाहता हूँ। अब भगत सिंह को एक ही रास्ता नज़र आ रहा था कि अब वो जो है क्रांतिकारी बने और क्रांतिकारी बन करके और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाले। 1915 में हुए राष्ट्रीय आंदोलन को जो है गदर की संज्ञा दी गई थी और 61 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया था। सरदार करतार सिंह सारवा को इसमें सभी अभियुक्तों में सबसे अधिक खतरनाक घोषित किया गया था, इस कारण इसे फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह को ये भी मालूम था कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ तो उस पर एक ही सज़ा सरकार मुझे देगी, वो है फांसी। लेकिन वो इस रास्ते पर चलने से खुश महसूस कर रहे थे, अपने आप को काफ़ी जो है ऊर्जावान महसूस कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि इस देश का जो है नमक का मोल चुकाना अब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस देश का कर्ज चुकाऊंगा। भगत सिंह ने अपने पिता के पास क्रांतिकारी होने की बात रखी। उनके पिता ने कहा, क्रांतिकारी होने का रास्ता तो तुम्हारे खून में ही है और यह रास्ता कोई बुरा नहीं है। मेरा सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। तुम अगर इस रास्ते पर चल पड़े तो आने वाले समय में तुम इस देश के एक महान शहीद कहलाओगे और यह पदवी जो है प्राप्त करना अपने आप में
एक उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि, जो शायद हर कोई, हर क्रांतिकारी चाहता है। तुम जरूर इस रास्ते पर चलो और एक महान क्रांतिकारी बनो। क्रांतिकारी तुम्हारे रग रग में है, क्रांति का खून तुम्हारे रग रग में है। सरदार किशन सिंह की इस तरह की बातों को सुनकर भगत सिंह का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। अब वो फिर से एक नई सोच के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ फिर से जो है मैदान में उतर पड़े और इस बार उन्होंने ठान ली, यह तो देश को आज